पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते एक बार। ठीक है बेटा, चलेगा चलेगा, मतलब ये सारे जितने हैं मैं सब डिस्कस कर दूंगा, आप जितना कहोगे सब। अच्छा देखो, अब अपन डिस्कस करते हैं और फिर चेक कर लेंगे अपन। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि देख भाई, ए में जितने एटम हैं उतने बी में एटम अगर होते तो ए के कंपैरिजन में बी के कितने एटम होंगे। तो अपन ने कहा भाई देख, एक्स ग्राम ऑफ ए गिवन था, अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितने एटम है ए के। और अगर इसके एटम वाई के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि आंसर अपन को वाई के टर्म में गिवन है, तो ठीक है। इसके मोल्स हो गए 18 ग्राम डिवाइड बाई 80, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसके नंबर ऑफ एटम क्या 2x डिवाइड बाई 80, और मोल्स अगर है एन से मल्टीप्लाई कर लो। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके एटम इतने हो गए। वाई के टर्म में बताना है तो अपन कहेंगे देखो भाई, x बाई 40 इंटू Na को y बोलते हो आप, तो मैं इसको x बाई 40 इंटू Na कर लूं, इसको 40 इंटू 2 कर देते हैं अपन। ठीक है, एक ही बात है, 2 को कैंसिल कर लेते हैं। अरे ये तो y के बराबर ही आ गया ना, y के बराबर ही है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसके एटम y है तो उसके एटम भी y है। समझ में आया सबको। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात की थी आपने। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी है सर 13। 13th भी है और 12th भी है। 12th बोला था किसी ने, अच्छा नहीं बोला था, ठीक है मैं 12 भी कर देता हूँ, 13 भी कर देता हूँ। चलो पहले 12 की बात करते हैं। 1 mole of X element has mass of this much time, then 1 mole of element Y। अच्छा ठीक है भाई, 12th वाले में X और Y का रिलेशन बता रहा है। ये कह रहे 1 मोल ऑफ एलिमेंट, इसका 1 मोल ऑफ एलिमेंट हैज मास दिस मच टाइम्स द मास ऑफ इतना टाइम्स है, दिस मच टाइम्स द मास ऑफ एलिमेंट बाय। ठीक है ना, पक्का ना। देख लो भाई, अगर कोई डाउट होगा तो बता दो। 1 मोल ऑफ एलिमेंट हैज मास दिस मच टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स। बताओ, सही लिखा मैंने। यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा था कि मतलब ऐसे भी तो नहीं सोच रहा कोई कि y इज इक्वल टू 0.444x होगा। तो फिर 1 मोल ऑफ एलिमेंट y हैज, ये x के कंपैरिजन में आया था अपन को, तो ये गिवन था 1 मोल ऑफ x हैज दिस मच टाइम्स ऑफ y। तो अपन ने लिख लिया, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि यही गलती स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता है। 1 average atom of element x has 2.9 atom, 2.96 times the one atom of carbon 12। लो भाई, अपना तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो ये कह रहा है एवरेज 1 atom of element x, so mass of 1 atom of element x is equal to 29 point कहां पर अपने पास 29.2.96 times 2.96 times the mass of 1 atom of carbon। तो अपन इसको टाइम्स लिखते हैं तो मल्टीप्लाई कर दूं 1 atom of carbon। तो अगर 1 atom of carbon आएगा तो अपने पास ये एलिमेंट का अपने पास मास आ गया। अब जरा एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो इसका कितना मास होता है, तो एटॉमिक मास पता चलेगा। तो अपन क्या करें, 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होता है भाई, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता AMU। है, 12 AMU ना। ये लो भाई, तो अपन को ये पता चल गया कि x का एटॉमिक मास कितना है। भाई x का 1 एटम ऑफ x का मास आ गया, मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से। सर 35.52।
35.52 ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास एटॉमिक मास यूनिट, तो अपने पास x का मास आ गया, 1 एटम ऑफ एलिमेंट x का मास आ गया। तो पूछा गया है अपन से क्वेश्चन में, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ y, आ गया भाई, इससे x का मास आ गया तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं और y का मास कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो इसको लिखते हैं कितना, 35.52 और बताते हैं y का मास कितना होगा। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट था? अब इसमें ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है लिखने के लिए, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो 13th की बात करते हैं अपन, हैं? सर 13th में डाउट नहीं है, वो गलती से निकल गया था मुझसे। कोई कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही थी उसकी। सर 13th में डाउट नहीं है, वो गलती से बोल दिया मैंने। सर चलो, मुझको है। अच्छा तुमको है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उसको लिख लेते हैं सब। अब y इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, 37, 44, 46 होगा शायद, 37, 44, 46, चलो कर लेंगे अपन, है। The charge on 1 gram ions of aluminium is, तो charge on 1 gram ion of Al3 plus, और चार्ज कुछ गिवन है अपन को, हाँ गिवन है ना, Na into E is the charge of, ठीक है भाई। 1 ग्राम आयन ऑफ Al3 प्लस मतलब है 1 मोल ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस है अपने पास। अब 1 मोल ऑफ Al3 प्लस है तो इसको क्या करें अपन, कितना चार्ज लिखना है अपन को, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E दे रखा है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू Na, सो E Na। तो अपने पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में अपन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 1 मोल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है, 3, तो 1 मोल का चार्ज ये है, तो 3 मोल्स का चार्ज कितना होगा, बताओ भाई। सर नहीं समझा। सर 3Na into charge of रुको electron. रुको, 3Na. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मींस 3 मोल्स ऑफ चार्ज, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मींस 3 मोल्स ऑफ चार्ज। वो कैसे, एल्यूमिनियम जब होता है ना तो एल्यूमिनियम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाओगे इससे, 3 मोल्स, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल चार्ज बनेंगे, तो 3 मोल्स चार्ज बनता है ना इस पे, ये 3 पॉजिटिव आ रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, Yes, 3 sir. मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो 3 मोल्स ऑफ चार्ज बनेगा। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सर स्टार्ट से नहीं, वो 3 मोल्स ऑफ चार्ज। अच्छा एक बात बता, एल्यूमिनियम पे कितने मोल्स चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 तो 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने मोल्स चार्ज होंगे, 3 तो एक एल्यूमिनियम एटम पे अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 मोल एल्यूमिनियम में 3 मोल्स चार्ज होंगे। 1 मोल चार्ज का वैल्यू ये होता है, 1 इलेक्ट्रॉन E होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन Na होगा। तो अगर मान ले मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, तो बताओ 3 मोल्स का कितना होगा, भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू Na है, ये अपन को गिवन है, तो कैलकुलेट किया अपन ने, तो बताओ 3 मोल का कितना चार्ज होगा, होगा ना, 3Na. बोलो, अब समझ में आया, यस सर। तो हो गया। तो सर हाँ, या तो फिर बोल। हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 मोल ऑफ Al3 प्लस है हमारे पास सर, तो इसका मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स है 3 इंटू Na, और एक Al3 एल्यूमिनियम में है 3 प्लस का चार्ज, हाँ सो Na इसमें कितना होगा सर, तो 3 इंटू Na, वैसा हम कर सकते हैं। देख, सीधी सीधी बात थी,
वो अपन से कह रहा था कि Al3+ है अपने पास, 1 ग्राम आयन का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ आयंस, ये था। तो इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ चार्ज, क्योंकि इतना मोल्स, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम है और एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितने होंगे? 3 मोल्स ऑफ चार्ज। ये अपन को गिवन है, 1 मोल चार्ज का जो वैल्यू होता है वो ENA होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो का चार्ज अपन को E गिवन है, तो 1 मोल का हो गया चार्ज EA कूलम्स। पर ऐसे लिखते हैं ना, जैसे देख, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.602 into 10⁻⁻⁹ कूलम्स। तो उसने अपन को ये वैल्यू जो है ना वो E करके दे दिया। अब उसने कहा कि नहीं तो बच्चा पूछेगा सर मुझे तो चार्ज ही नहीं याद है कि उसका चार्ज का वैल्यू कितना है, क्योंकि अभी तो वो शुरुआत ही कर रहा है अपना पढ़ने का। तो उन्होंने कहा भाई E है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे होता है चार्ज, भाई मास ऑफ 1 बनाना इज सपोज 500 ग्राम्स, तो 1 मोल मतलब 1 डजन का कितना होगा? तो अपन क्या करेंगे, 500 into 12 कर देंगे। तो वैसे ही अपन ने कहा कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, तो 1 मोल का कितना, इतना चार्ज होता है। हमें 3 मोल्स ऑफ चार्ज का, 3 मोल्स ऑफ आयन का समझ गया। चार्ज बताना है। सबको समझ में आया? सर एक डाउट। बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना, तो वो आयन में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे? एक ही बात है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सर नहीं मतलब एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो नहीं, तो 13 इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करेंगे अपन? उसने तो आयन की बात की ना, 1 ग्राम आयन बोला है ना। आयन तो सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ही बना सकते हो ना, उसने 1 ग्राम एल्यूमिनियम थोड़ी बोला। हाँ सर, सो फिर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो उस टर्म्स में नहीं करना है क्या कैलकुलेट? नहीं, उस टर्म में तब करते हैं ना जब आप कहते हैं 1 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो उसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। 1 ग्राम एल्यूमिनियम को उसने 1 ग्राम आयन बोल दिया ना। आयन तो सिर्फ अपन इसके लिए कहते हैं ना, बाकी इलेक्ट्रॉन को आयन थोड़ी बोलेंगे अपन। इसमें अपन ये कहेंगे क्या कि बताओ एल्यूमिनियम में कितना आयन है? अपन कहेंगे वो तो न्यूट्रल है, उसमें आयन का है, आयन के लिए तो चार्ज होना चाहिए। समझ में आया? तो उसने सिर्फ चार्ज के लिए पूछा है 1 ग्राम आयन लिख के। भाई इन दोनों में डिफरेंस है ना अपने लिए, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम, दोनों में डिफरेंस है ना। ये 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन है, ये 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, तो इसमें चार्ज थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, ये तो न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। दूसरा आपने कहा 13th के बाद 15th वाला। 15th वाले में आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज गिवन टू अस। ठीक है भाई, आप मुझसे कह रहे हो 15th वाले में कि मेरे पास कार्बन 12 है और कार्बन 14, इनका आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब ये 98% होता है और ये 2% होता है, ये ऐसे होता है। तो what would be the number of carbon atoms, carbon 14 atom in 12 ग्राम of sample? वो कह रहा है कि बताओ इसका कितना नंबर होगा अगर मैं इस सैंपल का मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये अपन को गिवन है। तो मास ऑफ कार्बन 14 इन सैंपल कितना हो जाएगा? तो अपन कहेंगे देख भाई जितना भी सैंपल है ना आपके पास, उसका 2% ही उसमें कार्बन 14 हो सकता है। इतना ग्राम कार्बन 14 है आपके पास, सो द कार्बन 14 बिकम्स 0.24 ग्राम। सर ये आ गया अपने पास। अब अपन से पूछा है कि 0.24 ग्राम्स में इसका मास मुझे पता चल गया है, सो मोल्स ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू, तो अपन कहेंगे वेट इन ग्राम बताओ कितना है, वो है तो
एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो गया 0.24 डिवाइडेड बाय 14, ये इसके मोल्स हो गए। अगर किसी के मोल्स आपको गिवन है तो क्या आप उसका नंबर कैलकुलेट कर सकते हो? तो नंबर ऑफ कार्बन 14 विल बी इक्वल टू 0.24 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय Na कर दो, विल गेट द आंसर। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? अगर किसी को डाउट है तो वो बताएगा। सर इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि टोटल एटम्स तो Na है, तो 2% ऑफ Na उतने एटम्स होंगे। तो मैंने वही किया, इसको सॉल्व मत करो, तो इनटू Na डिवाइडेड बाय 14 कर लो, यू विल गेट दैट। वही तो किया अपन ने, बस 0.24 लिख दिया वहां पर। इस 0.24 की जगह वही लिखोगे तो देखो तुमने जो किया है वही आएगा, वो कैलकुलेशन वही दिख रहा होगा। ओके सर। करूं मैं उसको? देख लो आप, ये 0.24 की नहीं जगह सर, इसको समझा। डाल दोगे तो बिल्कुल वही दिखेगा कैलकुलेशन जो तुमने किया होगा। ठीक है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ एटम्स पूछा है, कहां पर है अपने पास? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन 14 पूछा है उसने, नंबर पूछा, परसेंटेज कहां पूछा? What would be the number of carbon 14 isotope in the 12 ग्राम ऑफ सैंपल? ये पूछा, तो नंबर पूछा है, परसेंटेज कहां पूछा बेटा उसको? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन 14 में। अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा, तूने 14 देख के आंसर बता दिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलेगा, अपन को समझ में आना चाहिए बस, और क्या। अब अपन कार्बन, अब अपन लिखेंगे 17, 16 भी बताना सर ना। 14 में भी डाउट है। 14 14 में भी डाउट है? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। प्रशांत जी को व्हाट्सएप पे लिख देना कि हरीश को कॉल हरीश है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी डाउट है, चलो भाई 14 कर लेते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। इट इज नोन दैट द एटम कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई एटम में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, चलेगा। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी द हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास, है ना, तो इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास, इसका मास x है, इसका मास y है, इसका मास z है। अपन से कहा गया इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू बी, है ना, तो न्यूट्रॉन का मास अपन अज्यूम करने वाले हैं। अब ये अपना अजम्पशन है, थोड़ा सा मतलब लिखना होता है तो अपना आंसर जरूर आता है। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू बी द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, लो भाई, मतलब इसके न्यूट्रॉन को अज्यूम कर लो x/2 हो गया, ठीक है। whereas the proton is assumed to the twice of its original value. Then the atomic mass of carbon 14 right ना, and will be, तो इसका एटॉमिक मास बताओ कितना होगा? तो ये तो Z ही है, तो कार्बन 14 अपन लिखेंगे ना, तो कार्बन 14 में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन। तो इसका मास अगर अपन चेक करेंगे तो क्या करें अपन, मतलब इसमें अपन को बताना है, देन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 विल बी, तो कार्बन 12 के कंपैरिजन अपन को बताना कि अगर मान लो ये होता, इधर होता, तो अपन क्या करते हैं, इधर कार्बन 14 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले जो होते, तो अपन यहां पर इसको x लिखते, इसको y लिखते, राइट ना। अब इसको यहां पर अपन क्या करेंगे, अब कार्बन 14 में ये अपन ने डबल कर दिया, तो बोलो भाई अब क्या करें अपन, कितना परसेंट बढ़ जाएगा?
क्या करेंगे सर बोलो। सर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जो मतलब गिवन एटम है हमारे पास C14, उसका मास 6 + 8 है, तो अज्यूम्ड मास 12 + 4 हो गया ना, क्योंकि x मतलब डबल किया और वो हाफ किया, तो डायरेक्ट 16/14 × 100। पहले 6 प्लस अपने पास क्या था 8 था ना, ये 6 और 8 था अपने पास, तो ये टोटल कितना था 14। अब क्या किया अपन ने, प्रोटॉन्स का मास 12 कर दिया और सर 4 + 12 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। 4 हाँ कर मतलब दिया। ऐसे कर ले अपन, इसको 2y कर दें, है ना, और उसको डिवाइड बाय उसको हाफ कर दें, तो पहले पास अपने पास x + 6 था, तो ये तो x होना चाहिए था और ये y होना चाहिए था, तो पहले अपने पास 14 था। अभी अपन ने क्या किया, इसके मास को आधा कर दिया, जो भी मास होंगे, तो 8 न्यूट्रॉन थे उसके मास को आधा कर दिया, और प्रोटॉन के मास को आपने डबल कर लिया, तो डबल करने का मतलब है ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, कितना हो 12। जाएगा भाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो हाँ, सर। मास में कोई चेंज आया क्या, हाँ सर। यस सर। तो कितना परसेंट चेंज आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट चेंज आया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई होना चाहिए 14 हो गया 16, तो कितना परसेंट बढ़ गया होगा वो देख लेते हैं अपन, तो यहाँ बढ़ गया ना मास, तो ये तो परसेंटेज ऑफ मास है, तो कितना परसेंट अपन को क्या बताना था, बढ़ गया ना कितना परसेंट, देन द एटॉमिक मास। सर 16/14 होगा ना। नहीं बढ़ गया, अपन को ये बताना था, तो 2/14 करना चाहिए अपन को, भाई कितना बढ़ गया वो बताना ना अपन, बता भाई, अपन को तो सीधे बताना था ना कितना बढ़ गया, भाई इनिशियली ये था मेरे पास 2 बढ़ गया, तो बताओ भाई कितना बढ़ गया, अपन तो यही बताएंगे ना, बताओ भाई, हमारे हिसाब से उसने कहा ना कि भाई अगर मान लो अपने हिसाब से ये कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, बाद में जो अपन ने ये चेंज किया तो कितना हो गया 16, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। हाँ तो भाई बताओ मेरे पास 14 आना चाहिए, 2 ज्यादा आ रहा है तो कितना बढ़ गया, तो अपन कहेंगे भाई अच्छा 2 बढ़ गया, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं कि ये 2 14 का कितना परसेंट होगा, पक्का ना, बोलो भाई, किसी को डाउट है या उसको यूनिटरी मेथड से लिख के दिखाओ, समझ में आया सबको, यस सर। चलो हाँ तो बोल दिया करो ना कि भाई हाँ समझ में आ गया, आगे बढ़ो जल्दी, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 था, वन केमिकल्स ऑन केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप इज गिवन टू, मेरे पास 3 आइसोटोप है, एक X20, X21 और X22, राइट ना, ये 3 आइसोटोप है अपने पास, इसमें अपन को गिवन है ऑन केमिकल स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप इन द मिक्सचर ऑफ एक्स एटम इज गिवन टू अस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं कैसे बताऊंगा, कुछ गिवन है, हाँ गिवन है ना अपन को, देखना वो बोल रहा है कि ये 99% है, ये दोनों मिला के 1%, अगर ये 99% है तो अगर मैं कहता यही 100% है तो अपन कहते हैं एटॉमिक वेट 20। सर ऐसा ही हमने एक पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये डिस्कस किया था, सर इसी टाइप का था वो। अच्छा ठीक है चलेगा, लेकिन अपन बता देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी को डाउट है तो अपन मना थोड़ी कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों को मिला के 1% डालना है तो ठीक है ना, आंसर बता दो, इट इज 2.20 पॉइंट, मतलब अब 0 ऐसे 1 या 2 ऐसे कुछ बता दो, मतलब क्योंकि जब 20 ही पूरा का पूरा 99% है तो आंसर भी 20 के आसपास आंसर होना उसकी चाहिए, तरफ को थोड़ा, हाँ बिल्कुल 20 के आसपास ही होगा आंसर, मतलब अगर मुझे आंसर बताना है तो 20.5 भी गिवन है तब भी नहीं बताऊंगा मैं, 20 के बिल्कुल पास, लेकिन एग्जैक्ट 20 नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा तो इनको मिक्स करना ही होगा, तो 20 के आसपास मैं आंसर चेक कर लूंगा, भाई मेरा आंसर देख यही गिवन है, बस आंसर ए हो गया। सर तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जिसका परसेंटेज ज्यादा रहता है वो आंसर उसके तरफ, मतलब टोटल हाँ। एटॉमिक वेट की तरफ रहता
बिल्कुल बेटा, लास्ट टाइम बताया था मैंने ये, इस टाइप का क्वेश्चन। मान ले अगर ऐसे होता ना, देख तुझे एक बात और बताता हूँ, मान लो ये दोनों ही होते, बस एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं कहता ये 50% है, ये 50% है, तो तुम कहते सर कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे, ये लो आ गया आंसर। इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, दोनों 50-50% है, तो 50 इधर से उसकी तरफ ले जाओ, 50 उधर से इधर इसकी तरफ लेके आओ, दोनों का एवरेज निकाल के मैंने बता दिया। इन दोनों को ऐड किया, 50-50% है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। मतलब देखो एग्जैक्टली सेंटर में लिखा ना मैंने, क्योंकि दोनों 50-50% है, तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये बता रहा है कि सर आपने ऐसा कुछ डिस्कस करके बताया था मुझे कि कैसे बताते हैं। ठीक है भाई, 17 तो भी पूछा है बेटा, 17 तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना, देखना सेम ही तो है। अपने पास इंडियम है, उसका एटॉमिक वेट आपने दे रखा है 114.82 यूनिट, ठीक है। इट हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, इसके दो आइसोटोप होते हैं नेचुरली अकरिंग। द प्रीडोमिनेंट वन हैज, मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है ना, जो ज्यादा है वो 114.9041 है, प्रीडोमिनेंट मतलब ज्यादा परसेंटेज, और वो भी अबंडेंस एंड इज 95.70%। और जो दूसरा एक है, एक आइसोटोप इसका इंडियम का, वो गिवन नहीं है, विच ऑफ द आइसोटोप इज मोस्ट लाइकली, वो कह रहा है कि बताओ ये कौन सा आइसोटोप होगा। तो इस बार आपने मुझे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हो गया अपने पास, एक आइसोटोप ये है, एक आइसोटोप ये है, इसका परसेंटेज तो अपन को पता है कितना परसेंटेज है ये, तो इसको 100 से माइनस करते हैं तो अपने पास 4.28% आ गया इसका। अब इसका एटॉमिक मास मुझसे पूछ रहे हो, बता दूंगा, आपने फॉर्मूला बता तो रखा है, एवरेज एटॉमिक मास A1x1 प्लस A2x2, A2 पूछ रहे हो इस बार आप मुझसे। एवरेज आपने 114.824 दे रखा है, और A1 कितना है 114.9041 है, जिसका कि मुझे 95.72% लेना है, और प्लस करना है मुझे A2 कैलकुलेट करना है, और मल्टीप्लाई बाय 4.28 डिवाइड बाय 100। लो भाई मेरा आंसर आ गया, A2 पूछा है आपने मुझसे, पक्का। जिसने पूछा था उसको क्या डाउट है अभी भी? नहीं है। अगर किसी को डाउट होगा तो भाई वो बताएगा कि हमको डाउट है, आप फिर से बताओ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गया। द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, देखो द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है, द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है भाई, वेट ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई कार्बन 60 है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 22। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखता हूं तो कार्बन 60 का मतलब हो गया 60 इंटू 12, इसका एटॉमिक वेट, ठीक है, और प्लस 22 इंटू 1, तो 720 आ 742। जाएगा ये, प्लस 22 तो कितना आ जाएगा 744 ना। हाँ जी भाई, 742 आ गया ग्राम्स, ये 1 मोल का मास है। बताओ तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, अपन सबको आता है। किसी की भी मॉलिक्यूल का मास अगर आप, मॉलिक्यूलर वेट ना, एटॉमिक वेट का सम लिखना था अपन को, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास होता है, और एमयू में लिखो तो एक मॉलिक्यूल का मास। अपन को आंसर गिवन है ग्राम्स में, मतलब वो ग्राम में कन्वर्ट करवाना चाहता है, कर देंगे। 742 एमयू कितना होता है भाई, कितना होता 1 है, by Na। लो बेटा 1 बाय एन हो गया भाई, बस देख लो, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अपनी क्लास में पढ़ा लिया था बिल्कुल ऐसे। 24 भी पूछा है, 24 भी बताएंगे अपन, क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो इसको हटा दूं, ठीक है भाई। अब अपन 24 की बात करते हैं। 24 पे आपने कहा है मुझसे, मेरे पास a sample of ammonium phosphate contains this much moles of hydrogen atom, the number of moles of oxygen atom in the sample is। अच्छा, आप कह रहे हो मेरे पास ना एक अमोनियम फॉस्फेट है,
ये है अमोनियम फॉस्फेट। भाई अमोनियम फॉस्फेट अगर अपन लिखेंगे तो ये अपन से कह रहा है गिवन दैट इट कंटेन 3.18 मोल्स ऑफ H एटम, ये गिवन है 3.18 मोल्स ऑफ H एटम। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करके मैं कहूंगा ये 3.18 तो नहीं है, इधर तो 3 4 जा 12 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 12 मोल हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं इधर तो 12 मोल्स ऑफ H एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो भैया अगर 3.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा तो मॉलिक्यूल का कितना मोल होगा? 1/12 इंटू 3.18 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। पक्का ना? यहां किसी को डाउट नहीं है? सर एक और बार बोलिए, आपने क्या बोला? एक बार और? अच्छा देख, मैं कव्वाली बहुत बढ़िया सुनाता हूँ, फिर से देख। अपन ने कहा देख 1 मोल मॉलिक्यूल है ना अपने पास, ये तो गिवन डाटा है, इसको देखते दिख रहा ना अपन को। अच्छा बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? तो अपन कहेंगे अमोनियम आइन में, एक अमोनियम आइन में 4 हाइड्रोजन एटम है, और अगर 3 टाइम लिखोगे तो 12 हो जाएगा, होगा ना 12? यस सर। तो Yes. एक मोल मॉलिक्यूल में 12 मोल हाइड्रोजन एटम है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई मेरे पास जो सैंपल है उस सैंपल में सर कितने एक मोल मोल में हाइड्रोजन? 12। हाँ तो एक मोल। समझ गया। अच्छा ले भाई, वो कह रहा है सर उसको एक समझ। मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना? हाँ तो अपन ने यहां मोल लिखा ना, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स है हाइड्रोजन के, और अपन का क्वेश्चन मोल्स में सॉल्व करना है ना, ये मोल्स के थे। तो अपन ने कहा ओके सर। इसका अगर 1 मोल होगा तो ऐसे, इसलिए समझ में आया? यस सर। सर सर अब ऑक्सीजन का तुम खुद सर करो। हम सर मॉलिक्यूल को देख के हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 12 हाइड्रोजन हर 12 हाइड्रोजन एटम्स पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो रेशियो 3:1 है ना, तो सिंपली उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी तो आ जाएगा ना। इसलिए तो मैंने कहा बेटा कि अब तुम लोग अपने आप करोगे। भाई आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो अपन से पूछा है कि ऑक्सीजन कितने होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन को पता है। अब फिर इसको ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैज, या अपन ऐसे करते हैं 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मुझे ऑक्सीजन की मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो मैं इसका मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैज 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन है तो अपने पास मॉलिक्यूल तो इतना है ना, मोल्स। तो 1/12 इंटू 3.18 जो मोल्स है ना अपने पास, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इसमें बताओ कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम है? क्या करेंगे? 1/12 इंटू 3.18। लो बेटा श्रेय, वही आ गया जो तुमने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे वो नहीं है, आप अपनी राजपूत तो लिए नहीं चलेगा।
थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। अभी करना है ऐसे। 6 तो मेरे ख्याल से मोल्स अपना आ गया। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है तो मतलब वो बता सकता है कि हमको डाउट है सर। हो गया? तो मैं इसको हटा रहा हूं फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, अच्छा ये तुम अब ऑब्वियसली बात है कैलकुलेट कर ही लोगे यार, मतलब मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1.06 आ रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 30 पे आ गया अपन। अब 30s वाले में, तो 30s वाले में सबसे पहले तुमने 35 पूछा है भाई, तो 35 बता देता हूं। अच्छा पता है एक बात क्या है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना बेटा, देखो एक बात है, मेरा काम ये भी है कि आपको बताना कि आप क्या गलती कर रहे हैं। पता, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करना चाहते हो, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करना चाहते हो, लेकिन आप लोग ना जल्दबाजी करना चाहते हो कि बस मैं पढ़ूं और क्वेश्चन आ जाए क्योंकि मैंने पढ़ लिया चैप्टर। ऐसा नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगा। तो आप ना क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अटेम्प्ट नहीं कर, उसको लिख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आप लिख के पढ़ो, लिख के। आप क्वेश्चन पढ़ के और फटाफट ऐसे मत करो कि अच्छा मैं तो अभी 5 मिनट में कर देता हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं, ठीक है ना। 35 वाला, अब देखो अपन को गिवन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड अ सेकंड गैस, मतलब वो अपन से कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड अ सेकंड गैस अपन को गिवन है। तो अपन लिखेंगे, अब मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है और मेरे पास एक सेकंड गैस है, अपन एक्स गैस कर लेते हैं। अपन को नहीं पता ना, क्योंकि अभी तक आपने ये भी नहीं दिया कि वो डायटोमिक है या क्या है। लेकिन ऑक्सीजन तो डायटोमिक है। So equal volume of oxygen gas and second gas weights, देखो भाई इनका वेट गिवन है, ये 1 ग्राम है, ये 2.375 ग्राम रिस्पेक्टिवली है। Under the same condition, experimental conditions, which of the following is unknown gas? ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस गैस का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देख भाई 1 ग्राम है ना, और मोल्स दोनों के इक्वल है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। तो वेट ऑफ O2 कितना गिवन है अपन को, 1 ग्राम, ये है 32। इसका वेट कितना है, 2.375 ग्राम, और ये वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट हो गया X। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस गैस X विल बी इक्वल टू कितना, 32 इंटू 2.375। ले भाई आ गया ग्राम्स, आपके गैस X का वेट आ गया। चलो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना है। 76। देखो भाई जल्दी से 76 बताया, मतलब मैं कैलकुलेशन के लिए भी टाइम दूंगा थोड़ा सा। 76 ग्राम। अब अपन क्या करेंगे, इन सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं और अपन आंसर बताते हैं। भाई अपन को पता है NO का मॉलिक्यूलर मास 76 नहीं आने वाला, ये 14 वो 60 हटाओ, सल्फर 32 और O2 भी 32, 64 हटाओ, ये भी आंसर नहीं है। फिर कार्बन, कार्बन इज 14 और 2 सल्फर इज 62, ये आ गया अपना। तो कार्बन डाइसल्फाइड इज द आंसर, सी इज द आंसर। पता बेटा, मतलब जिसने पूछा होगा ना वो इस पार्ट को पढ़ो तो बेटा कि वेट इन ग्राम गिवन है और वो लिखा तो है इक्वल मोल्स। सर मैंने अलग किया सर, शायद से गलत भी हो सकता है। बोलो सर मैंने ना उससे किया, इक्वे आइडियल गैस
वाले कांस्टेंट से, वो इक्वेशन आइडियल चलेगा गैस ना, इक्वेशन। चलेगा भाई। आइडियल गैस में तुमने क्या किया होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी सब इक्वल रखा और बाद में मोल्स इक्वेट कर दिए। उससे पीवी हाँ इक्वल सर, टू एनआरटी से इसके मोल्स कैलकुलेट किए और बाद में फिर वहां सब्स्टिट्यूट करके, मतलब यस पीवी अपॉन आरटी को इक्वेट कर दिया तुमने मोल्स से। हाँ सर। वो थोड़ा सा लंबी मेथड हो गया, लेकिन ठीक है, गलत नहीं है वो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। शुरू में तुम लोग इधर उधर मेथड से करोगे ना, जैसे तुमने पूछ लिया अपना मेथड पूछ लो कि सर सही है कि नहीं मेरा मेथड, तो सही था, लेकिन अपन को नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन थे, तो बाकी पार्ट तो फिजिकल डेनालिटिक कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी पार्ट सही है, वो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, सर। गलत नहीं था वो। तो अपन 36 की बात करेंगे भाई, ठीक है, अपन 36 की बात करेंगे। अ हाई एल्टीट्यूड बैलून, ओके, चलो भाई मान लिया ये बैलून। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन को अगर यूनिटरी मेथड से किया तो भी चलेगा ना? चलेगा, मैं बोलने ही वाला था कि आप 1 ग्राम को 32 ग्राम कहते हो, आप 1 ग्राम को 32 ग्राम कहते हो, तो बताओ 2.375 ग्राम को कितने ग्राम का? 76 ग्राम, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यूनिटरी मेथड बेटा अब बड़े क्लास में काम नहीं आएगा ज्यादा, अभी इनिशियली मैं भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सब कुछ नई नया आ रहा है, ठीक है ना, तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, यस सर। ओके, यूनिटरी मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं सर हमने 24 तक ही किया है, आप डिस्कस मत करो, क्या करें अपन, मतलब डिस्कस तो करना ही चाहिए अपन को यार, मैंने होमवर्क तो दिया था ना। हाँ सर, पूरा हाँ दिया तो था। फिर तो डिस्कस करना चाहिए यार अपन को, मतलब ये तो गलत बात है ना, तो थोड़ा मतलब डिस्कस वो लोग सुने, फिर अपने आप से भी अटेम्प्ट करें, देखें। तो 36 वाले में हाई एल्टीट्यूड बैलून है, इसमें हीलियम गिवन है अपन को 6.81 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है अपन को इस बैलून का 1.16 इंटू 10 की पावर 4 लीटर्स, टेम्परेचर गिवन है अपन को -23 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 250 केल्विन। Assuming ideal behavior of the gas, ठीक है, ideal behavior assume करिए। How many grams of helium must be added to increase the pressure to this much? देख भाई, जो बैलून होता ना हाई एल्टीट्यूड बैलून, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता कभी, क्योंकि वो कपड़े से बना होता है। तो देखा ना अपन ने, जिसमें वो ऐसे बकेट टाइप का बना होता है, बैठ के अपन ऊपर जाते हैं, है ना, वो कौन से मूवीज में था वो, लिंगा, लास्ट वाली फाइट है ना, तो अपन को याद है वो। अब वो कह रहे बैलून, उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। वो कह रहा है कि इतना ग्राम हीलियम था उसमें, बताओ कितना ग्राम हीलियम और ऐड करें कि उसका प्रेशर ये हो जाए, कितना करना है प्रेशर, 4 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई बात नहीं, x ग्राम ऐड कर दो, आपने कहा ना कि कितना और ऐड करें, तो अपन ने कहा चलो x ऐड कर दो, कितना प्रेशर करने के, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, हीलियम अपन ने ऐड कर दिया, तो कर देते हैं भाई, PV इज इक्वल टू n को W लिख लेते हैं, W बाय mRT। आप चाहे तो प्रेशर इतना हो जाए, वॉल्यूम तो इतना है क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा, लीटर्स में गिवन नहीं है। तो वेट अपन कितना कर लें, पहले से इतना था, अपन ने कहा x ऐड कर दो, कर दिया। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास पता है अपन को, R 1/12 होता है और T आपने 250 दे रखा है। लो भाई मेरा आंसर आ गया, x पूछा है, x ग्राम ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 भी पूछा है, चलो भाई 37 कर लेंगे। 37 में इसको हटा, अपन 37 में अपन कहेंगे 4 फ्लास्क 1 liters आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस। ठीक है, मेरे पास ये 1 लीटर के 4 फ्लास्क, और एक में अपन को गिवन है क्या, H2, हीलियम, O2 और O3। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक है, separately filled with these gases at the same temperature and pressure, सबका temperature pressure same है. The ratio of total number of atom of these gases present in the vessel in the different flask, the ratio of total number of atoms. तो लो भाई उसमें क्या है, इसका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 लीटर वॉल्यूम मतलब इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, सबके 1 मोल. तो एटम कितने हो गए, इसके 2 Na एटम, इसका Na एटम, इसका 2 Na एटम और इसका 3 Na एटम. तो रेशियो क्या हो गया, 2:1:2:3 हो गया. ये रेशियो आ गया. लो भाई आंसर आ गया. भाई प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. 1 लीटर गिवन था, मैंने 1 मोल अज्यूम कर लिया. क्वेश्चन नंबर 39. 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस SO2 और X, मतलब अपन कैसे गिवन है. देख भाई एक गैस है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा हूं. SOX, अच्छा X का वैल्यू पूछा होगा पक्का. इसका W कितना 16 ग्राम और इसके लिए वॉल्यूम कितना 5.6 लीटर्स. तो एट STP द वैल्यू ऑफ X इज, अब अगर वॉल्यूम गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं. क्यों, वेट इन ग्राम भी गिवन है, वॉल्यूम एट STP भी गिवन है. सो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय होता है 22.4. वेट इन ग्राम कितना 16 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता ना, जब तक X का वैल्यू पता नहीं होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा. वॉल्यूम इज 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये 1/4 हो गया. 4 into 16 64 हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया अपने पास. अब अगर 64 है तो ये होता है कितना 32 ग्राम. तो ये ऑक्सीजन पूरा कितना है 32 ग्राम. तो X इज इक्वल टू हो गया 32/16. व्हाई इट इज सो, क्योंकि टोटल OX, तो X टाइम ऑफ O का मास 32 है और एक O का मास होता है 16, तो मैंने डिवाइड करके पता कर लिया कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. SO2 गैस है. क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आपने 40 भी पूछा है, चलेगा. 40 के लिए अपन लिखेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस टू द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस. द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस टू द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, बोथ मेजर्ड एज 2.2. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेस. ठीक है भाई, तो अपन से गिवन है वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू WX ले लेता हूं. वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू WO2 और मेजर्ड एट STP इज इक्वल टू 22.4. और जो वेट अपन ने कैलकुलेट किया है मेजर्ड एट STP इज 22.4. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बताना है आपको, तो पहले W पता होगा तो अपन बता पाएंगे ना. So the ratio of the weight of 1 liter of तो अपने पास गिवन है रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस अपॉन 1 लीटर ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2.22 अपन को. तो वेट रेशियो गिवन हो गया अपन को, कितना वेट रेशियो है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या करेंगे अपन, रेशियो ऑफ द 1 लीटर ऑफ O2 गैस एंड रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, बोथ मेजर्ड एट STP is 2.2 लीटर्स. तो अपन को बताना है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस के लिए? सर वो फॉर्मूला है ना, वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाय 22 पॉइंट. तो अपन तो सीधा ऐसे कर देंगे, वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 2.22 ना. तो अपन क्या करें, फॉर्मूला मतलब लगा दें इसमें. अब ये भी मोल्स हैं X के और ये भी मोल्स हैं इसके, तो ये वेट रेशियो तो मोल रेशियो हो गया. तो ये भी अपन को गिवन है 1 लीटर ऑफ दिस ना 22.4. तो दोनों का मास क्या करें फिर बताओ. हाँ जी भाई,
अगर वेट रेशियो गिवन है तो अपन मोल रेशियो बोल सकते हैं उसको। वेट रेशियो है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लेंगे ना दोनों को। तो क्या करें अपन, वेट इन ग्राम्स हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 22.4। वेट इन ग्राम, और नहीं अपन ऐसे कर लेते हैं ना, देख दोनों का वेट रेशियो अपन को गिवन है ना, तो ये तो नंबर ऑफ मोलर रेशियो हो गया दोनों के, और मोलर रेशियो में क्या करेंगे 22.4 कर लें इसको। सर वो 22.4 वो कैंसल आउट ही हो जाता है, तो हाँ रेशियो उनके इसलिए तो हटाया मैंने उसको। मोलर रेशियो फिर क्या करेंगे अपन को ये गिवन है, इसका वॉल्यूम के फॉर्म में लिखो ना बेटा, ये मतलब ये मोलर रेशियो है ना दोनों का, तो 1 लीटर इस आइडियल गैस फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन और इजी करो ना बेटा। देखना अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैं इसको हटा रहा हूं, अपन को देखना तो ये अपन ने मोलर रेशियो लिखा है, नंबर ऑफ मोल रेशियो ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल रेशियो ऑफ O2, ये भी मोल्स है, दोनों का 1 लीटर गिवन है ना, तो ये वैल्यू जो है दैट इज 1 लीटर ना। मोलर रेशियो तो इसका अपन ने इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये दोनों को वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन है, 1 लीटर का मास इतना है, 1 लीटर का मास इतना है STP पे, तो इसका 1 लीटर ऑफ गैस x है, ये 1 लीटर था, और ये गैस O2 है, ये तो कैंसिल हो जाने हैं ना दोनों, तो ये तो 1 ही आना है। अच्छा इसका मोलर रेशियो, इसका मतलब मोलर रेशियो इज 1 दोनों का। अब देखना मोलर रेशियो 1 आया तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है अब जो आपने लिख रखा है ये तो 1 आने वाला है, वॉल्यूम से और वेट से अपन ने ऐसे लिख लिया, तो आपके सामने लिखा तो है, अपन कहेंगे सर आपने वेट रेशियो लिख लिया है तो इसको मोल्स को आपने वेट के फॉर्म में लिखा, तो W ये मोल्स ही तो है, मोल्स ऑफ x, और ये मोल्स ऑफ y, ये आपने मोल्स ऑफ O2 ही तो लिख रखे हैं, ये वेट अपन मॉलिक्यूलर। तो अपन क्या करें बेटा, अपन क्या करेंगे इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, W ऑफ x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ x into m of O2 डिवाइड बाय W of O2 इज इक्वल टू 1। किसी को डाउट है तो बोलो, इसको लिखने में किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट नहीं। तो देखना वेट रेशियो अपन को ये गिवन है ना क्वेश्चन में, मतलब इसका रेशियो अपन को गिवन है, ये वैल्यू अपन को पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो अपन कहेंगे ये 1 कैसे लिखा सर, हाँ तो दोनों का वॉल्यूम रेशियो बोलो ना, उसने 1 लीटर ऑफ गैस WX होता है और इसका 1 लीटर ऑफ गैस WO2 होता है, तो दोनों का 1 लीटर गिवन था ना, तो एक बार वेट से लिख लेते हैं मोलर रेशियो, एक बार वॉल्यूम 1 लीटर से लिख लेते हैं मोलर रेशियो, इक्वेट कर देते हैं, हो गया। वेट से लिखा तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, भाई रेशियो था ना वेट का, तो मोल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं वेट से, और वॉल्यूम रेशियो 1 आ रहा है तो अपन कर देते हैं भाई। तो ये WX अपन W2 कितना है 22.2, इतना ही गिवन है ना अपन को वेट रेशियो, तो मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय अपने पास ये mx आ जाएगा, मैंने mx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये ले भाई अपना आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। अब 39 के बाद अपन लिख सकते हैं, 39 नहीं 40 तो हो गया था ना, अब 40s वाले देखते हैं, तो 43 पूछा है आपने, तो मैं पहले 43 की बात करूंगा, ये हमें 43 में गिवन है मुझे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, अरे यार ये मोल्स की बात कर रहा है। अच्छा बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, पता है तुम किसी को, व्हाट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नहीं पता, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, कितना होता है बोलो, 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, इतना होता है ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताओ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बताओ भाई। 9.1 into 10 to the power minus 31 into Na। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा फटाफट बोलते जाएंगे ना अपन, तो इतना केजी हो गया। मुझे लगता है ये नंबर नहीं पता था तुम्हें, वरना शायद मुझसे पूछते ही। हाँ सर ये पता नहीं था। चलो बेटा कोई बात, हाँ सर। अब अपन अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, इससे पक जाएंगे अपन।
अच्छा देख, इतने बार पढ़ना पड़ेगा। तो अपन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ग्राम से, पता अपन से वो बोल रहे हैं कि बताओ अगर अपन कहेंगे इतना केजी 1 मोल होता है तो 1 केजी कितना मोल होगा, यही तो पूछा है क्वेश्चन में उसने। देखो कर सकते हो क्वेश्चन? यस मिल गया यस सर। हाँ, इसमें अपन को 1 केजी पूछा है उसने कि बताओ कितने मोल्स होगा, बता देंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, अपन सब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन। 1 केजी वाला हो जाएगा। अब क्या था 43 के बाद 44, 46, 47, चलो 44 की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 560 ग्राम ऑफ Fe। भाई ये तो पक्का है, किसी ने मतलब वैसे ही पूछ लिया, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, ये क्वेश्चन 44 है। वेट इन ग्राम्स जो गिवन होगा अपन को डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। 560 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 10 मोल, ट्वाइस द वेट ऑफ नाइट्रोजन। मुझे लगता है तुम लोग भी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ट्वाइस वेट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। वो जीएन को यूनिट तो नहीं समझा? तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। देख अब 10 मोल्स है, तो अगर नाइट्रोजन के ग्राम्स कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे, मैं इसको मतलब ऐसे ऑफ नाइट्रोजन लिखा है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम्स, तो 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 140 ग्राम, तो ट्वाइस वेट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो अपन इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, तो ट्वाइस मतलब 10 मोल्स, यही आंसर आ गया मेरा। तो ये आंसर आ रहा है मेरा तो 44। सर बी भी है। बी वाला भी तो चलो बी, अच्छा अच्छा ऐसे गिवन है ए और बी बोथ। अच्छा तो फिर हमको बी भी चेक करना पड़ेगा। बी वाले में गिवन है अपन को half of that of 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, half of that of 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 20 ग्राम में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अपन मोल्स सीधे ही लिख देते हैं, सबको पता है। मोल्स ऑफ H एटम 20/1 20 मोल्स। हाँ तो ये भी आ रहा है, तो क्योंकि इसका आधा 10 मोल्स आ रहा है इसमें। भाई इसका 70 ग्राम मतलब कितने मोल्स था? अपन ने यहां भी मोल्स कैलकुलेट किए थे ना सीधा सीधा कि भाई मोल्स ऑफ एन 70/14, आपने कहा 5 आ रहा है सर, तो अपन से कह रहा ना कि जितने 70 ग्राम में नाइट्रोजन के मोल्स होंगे उसके डबल इधर प्रेजेंट है। अपन ने कहा ये सही। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 20 आ रहा, तो अपन को ऑप्शन में लिखा हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो वो भी सही। तो अपना आंसर आ गया। किसी को डाउट नहीं? नहीं, तो फिर अपन दूसरा चेक। दूसरे में अपन को पढ़ना है, दैट इज कहां गया भाई 46। If we consider 1/6 in place of 1/12 of the mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, the mass of one atom of the substance will। ठीक है, आपने कहा कि भाई अगर मैं 1 AMU में
अगर मैं इसको इसकी जगह 1/12 होता है इनटू मास ऑफ 1 कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन 12 लिखते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं 1/6 ले लूं तो ले लो, आपकी मर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, 2/Na आ जाएगा। है ना, 2/Na आ जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई एटॉमिक मास यूनिट तो अपना डबल हो जाएगा। तो अपन से पूछ रहे हैं वो कि इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलो कैलकुलेट कर लेते। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 कार्बन क्यों, सोडियम लूंगा मैं, दैट इज 23 AMU। तो अपन कहेंगे AMU को ग्राम में लिख लेते हैं, तो 23 इंटू 2/Na ग्राम्स। तो अपन कहेंगे भाई अब तो मास ऑफ एटम तो ये हो जाएगा ग्राम में, तो AMU को मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम सोडियम एटम, अब तो वो डबल हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अपन ये थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे जो आप बता रहे हो, हम तो आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहे हैं। तो अपन कहेंगे पूछो, हमें क्या फर्क पड़ता है, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे पूछो, हमें तो क्वेश्चन बताने से मतलब है। तो अपन कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो हो जाएगा 23 इंटू 1 बाय दैट इज 2/Na, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या करना होता है अपन को, 1 एटम ऑफ मास ऑफ कार्बन से डिवाइड। तो ये 23/Na से रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि उसने यही तो पूछा था बंदे को क्वेश्चन में, उसने ये थोड़ी पूछा था एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। उसने कहा था इफ वी कंसीडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट अपन ये कर लेंगे। तो अपन से कहा गया कि भाई द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, तो भाई अब रिलेटिव कैलकुलेट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास तो 23 ग्राम है, वो तो उतना ही आ गया, तो फिर चेंज क्यों होगा अगर रिलेटिव कैलकुलेट करूंगा। हाँ, आप अगर ये कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, एक एटम का मास ये है, AMU को हमने चेंज कर लिया, तो बताओ 1 मोल ऑफ एटम का मास में कोई चेंज आएगा। तो फिर कहते हैं हाँ भाई अगर AMU के मास में चेंज करोगे तो मैं AMU को उससे कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की बात करोगे तो फिर क्या है, अपन ने लिखा 1 मोल ऑफ एटम का मास ये है, और रिलेटिव टू जो आपने बनाया फार्मूला, अगर उसके रिलेटिव में पूछोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तब तो मेरे पास आंसर उतना ही रहेगा, तो इक्वल रिमेन अनचेंज। तो 47 पूछा है फिर आपने, देख भाई 47 ना अमोनियम फॉस्फेट जैसे, एक बार कैलकुलेट पढ़ के देखो ना, जिसने पूछा था वो एक बार पढ़ के देखो ना प्लीज, 47 वाला। अगर Yes, नहीं sir. हो जाएगा ना 47 वाला, Yeah. हो जाएगा। चलो बढ़िया। फिर आपने 49 भी पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विल हैव नॉन इंटीग्रल वैल्यू, मतलब डेसिमल में होगा। भाई ये तो यार मतलब गलत बात है, एटॉमिक वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट किस में होता है, डेसिमल। सो दैट इज अ नॉन इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है भाई। अब आपको किसी को डाउट है तो बताओ। और वॉल्यूम, नॉन इंटीग्रल मतलब नॉन इंटीग्रल मतलब जो ऐसे ना हो 1 2 3 4 5 ऐसे ना हो, जो डेसिमल ऐसे हो जाए ये इंटीग्रल हो गया। डेसिमल्स में मतलब, और नॉन इंटीग्रल मतलब जिसका 2.3 ऐसे हो जाए, 4.1 5.6 22.4, तो अपन कहेंगे एटॉमिक मास, तो अपन सब बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एटॉमिक वॉल्यूम आप 22.4 तो लिखते ही हो। ऑल ऑफ दी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज क्या मतलब, इसमें आंसर आएगा ए और सी दोनों आंसर आएंगे इसमें। वॉल्यूम भी होता है, मैंने वो तो अपन लिखते ही है 22.4, इसका मतलब वो भी फ्रैक्शन हो सकता है। एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होता बिकॉज इट इज नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एंड और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ हाँ प्रोटॉन प्रोटॉन, और प्रोटॉन अपन number of आधे नहीं लिख number of सकते और इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। 51 which of the following will have same number of electrons, ठीक है भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1/1 इंटू Na इंटू एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इतना होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन। बी एटम। 2 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 2 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया मोल्स, डिवाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स हो गया, और O2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना। भाई ये मैंने एटम्स लिखे, किसी को डाउट है क्या कैसे लिखे सर? मैं एक बार बता दूं कैसे। वेट इन ग्राम्स को मैंने मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, मोल्स आ गए। मैंने Na से मल्टीप्लाई किया तो ये मोल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। मल्टीप्लाई बाय 1 एटम इन, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल। बताओ भाई ये किया तो मैंने क्या किया, 1 ग्राम गिवन था, 1 से एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिया, और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गिवन था बिल्कुल, मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है, ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, नाइट्रोजन का मतलब N2 होगा, और कार्बन का मतलब कार्बन ही होगा। सी, कार्बन कितना ग्राम है, 2/12 मल्टीप्लाई बाय Na, ये हो गए एटम्स, और मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके एटम। फिर उसके बाद 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, डी, 2 बाय नाइट्रोजन मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 2, मेरा आंसर आ गया। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताओ। अच्छा ये तो अपन ने एटम कैलकुलेट किया, अभी अपन को इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट। अब ये था H2, ये था O2, ये था कार्बन, और ये था नाइट्रोजन। चलो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो तुम, मल्टीप्लाई बाय हमने 2। मॉलिक्यूल्स क्यों लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन लिखा ना वहां पर, हाइड्रोजन। हाँ सर वही मॉलिक्यूल क्यों लिया, एटम क्यों नहीं लिया? हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है। सर एग्जिस्ट नहीं करता, पर इलेक्ट्रॉन तो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, मैंने कब कहा नहीं होता उसमें, मैंने तो कहा होता है, तो मैंने मना नहीं किया, कितना मतलब इलेक्ट्रॉन होता है सर उसमें। तो उधर H2 के जगह H क्यों नहीं लिखा? मैं तो इसलिए ना कि उसने हाइड्रोजन लिखा, तो जब भी कोई कहेगा ऑक्सीजन तो मैं O2 समझूंगा, ओ नहीं समझ सकता ना, उसको बोलना पड़ेगा ऑक्सीजन एटम, क्योंकि जब भी आप किसी को प्रोनाउंस करोगे तो वो उसका एग्जिस्टेंस वाला पार्ट प्रोनाउंस करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे। अगर कोई मुझसे बोलेगा ना नाइट्रोजन, तो मैं N2 समझूंगा, N नहीं समझूंगा। आपको लिखना पड़ेगा N एटम, तो मैं N समझूंगा, क्योंकि जब भी आप प्रोनाउंस करोगे, किसी को लिखोगे, तो उसके एलिमेंटल फॉर्म को लिखोगे, दैट्स अ रूल। अच्छा ये क्यों मिटा रहा हूं, ये तो लिखा ही है, मॉलिक्यूल्स आ गए। हाँ जी भाई, तो मेरे ख्याल से तुमने यही गलती की होगी। अगर कोई मुझसे नाइट्रोजन लिख के कहेगा ना नाइट्रोजन, तो मैं कभी उसको नाइट्रोजन एटम नहीं कहूंगा बेटा, उसको अपन क्या समझेंगे हमेशा, N2। आपको अगर नाइट्रोजन N लिखना है तो आपको N एटम लिखना पड़ेगा। किसी को डाउट है तो बोलो। अब देखना, अपन मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते थे, तो अपन को ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपन को इलेक्ट्रॉन ही बताने थे ना, बता दो ना सीधा सीधा। एक मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 में 16। तो वरना अपन एटम से में कन्वर्ट करेंगे तो फिर एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेंगे अपन। कार्बन है, 1 में 6 होता है, नाइट्रोजन 1 में 7 होता है, 2 में 14 होता है। ले भाई देखना किसका वैल्यू सेम आया, किसका वैल्यू सेम आया, चेक करो। तो सारे ना आ जाए, नहीं इधर 2 है, तो ये भी मेरे पास 2 है, नहीं बाकी सब है नहीं आ रहे ना, देखना जरा, मैंने कोई गड़बड़ Yes, तो नहीं sir. है, मुझे कुछ ज्यादा ही
मतलब आंसर कुछ ज्यादा ही सही आ सब रहे हैं। सही है ना सारे? सर आंसर में सब सही दिए, हाँ? सर हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन, इंक्लूड किया। हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1/5। सर कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स अरे 12 नहीं होंगे नहीं ना, बेटा, अपने 6। नहीं नहीं नहीं। सर 2 होगा ना नीचे। हाँ हाँ 1/2। मास 2 होगा, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल ना, उसने लिखा तो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास मैंने वन ले रखा है, वो गलत। यस क्योंकि सर हाँ। वही तो समझा रहा था मैं तुझे कि जब भी अपन से कोई हाइड्रोजन पूछेगा अपन H2 बताएंगे, H नहीं बता सकते अपन। हाँ कुछ बोल रहे थे तुम श्रेय, मतलब कि क्या कार्बन में कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया कंफ्यूजन। सबको समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है। तो अब इसके बाद आपने पूछा मुझसे 53 वाला। 53, 52 तो नहीं दिख रहा मुझे, 53 दिख रहा है, तो 53 वाले को कर लेते हैं। चलो देखते हैं 53 वाला अपने पास है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैंपल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। अच्छा, इन सब में अपन को ये बताना है कि किस में प्रेशर एक्सर्टेड बाय इज सेम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख लेता हूं। पी ऑफ ए वाला है, पी ऑफ एन फॉर ऑक्सीजन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। अच्छा, तो एन और आर सेम है। टी अपन को क्या 27 मतलब 300 बाय वॉल्यूम इज 2। फिर बी के लिए प्रेशर लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर इज 150 डिवाइडेड बाय, अब ये केल्विन में दे रखा है, और डिवाइडेड बाय 1। तो सी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, प्रेशर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर, और 54 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 54 मतलब 273 ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, और 7 और ये 2 हो जाएगा ना, 12, 327, तो 327 बाय 4। और डी वाला हो जाएगा मेरे पास, P विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू एन आर, दैट इज 1277, मतलब मेरे ख्याल से कितना है, 327 और 1227 और 270, ये 0, ये 0, ये 5 और ये 1, 1500 डिवाइडेड बाय 10, 150, ये तो है ही, ये भी 150, ये तो आ रहे हैं। इसमें 4 को जरा कैंसिल करूंगा तो 150 ना होना, 600 होता तो अपन 150 कहते हैं। एक बार चेक कर लेंगे अपने पास। नहीं भाई, सी नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे। देखो सब में प्रेशर एक जैसा दिख रहा है अपन को। किसी को डाउट है? नो सर। चलो भाई, नो फिर सर। अपन चलेंगे 56 पे। 56 वाले में गिवन है, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूनिट। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ सिस्टम इन द यूनिट। क्या करेंगे अपन? सर दोनों, सर मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, और जो रीजन है वो पहले वाले का बराबर रीजन दे रहा है। अपन पता क्या सर कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, the value of a universal gas constant depend on the choice of the system of units। ठीक, ये बिल्कुल सही। एमकेएस लेना है या एसआई लेना है या सीजीएस लेना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। आर का तो ये वैल्यूज ऑफ, अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने पढ़ा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में उसने कहा कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा, तो उसमें अपन ने स्टेटमेंट 2 लिखा ना, तो उसमें अपन ने लिखा द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, दीज आर द गैस कांस्टेंट के वैल्यू। तो अब अपन ये नहीं कह सकते कि ये वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये अलग करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अलग करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों में रिलेशन नहीं बना सकते। दोनों में रिलेशन तब बनाते अपन जब अपन से ये लिखा होता कि अपन स्टेटमेंट 1 में एमकेएस यूनिट अगर गिवन है हमको, तो हमें 8.314 लेना चाहिए, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
अभी सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें तो आपने वैल्यूज लिख के बता दिया कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर, आपने एक्सप्लेनेशन थोड़ी दिया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर सिमिलरली अगर स्टेटमेंट 2 1 होता और स्टेटमेंट 1 2 होता, मतलब उल्टा होता, तो फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता ना? हाँ, तब अपन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल देते हैं। तब उस केस में अपन क्या कहते हैं कि भाई आपने वैल्यूज देके मुझे बोला है कि इनमें से किसी एक वैल्यू को मैं इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पे, हाँ सर समझ चॉइस गया। ऑफ द सिस्टम ऑफ। वो सही हो जाता है। अभी तो आपने पहला वाला बिल्कुल अलग लिखा हुआ कि भाई पहले सिस्टम चूज करूंगा इसलिए आर का वैल्यू, इनमें से एक ही वैल्यू अगर गिवन होता, अपन कहते देखो द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन द सिस्टम दैट इज यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ चॉइस, राइट। सो इन एम केस यूनिट, और फिर आप लिखते हैं कि सिर्फ ये वाला वैल्यू है, तो अपन कहते हैं दैट्स करेक्ट। आर की वैल्यू देने का मतलब है कि यू आर टेलिंग मी द करेक्ट स्टेटमेंट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप वैल्यूज बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रहे हो ऊपर वाले का। हाँ सर समझ गया। तो मैं उसमें मतलब, और अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेटमेंट 1 पढ़ो, पहले रीजन सोचो, उसके बाद फिर उसको सेकंड स्टेटमेंट में देखो कि वो रीजन लिखा हुआ है या नहीं, लाइक दैट वी कैन। अब क्या है भाई इसमें से क्वेश्चन नंबर 60। सर फिर करेक्ट रीजन क्या होगा फिर? उसका करेक्ट रीजन होगा अगर अपन को एक ही वैल्यू देता हो और उसमें लिखा होना था कि इन एमकेएस यूनिट द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 जूल्स पर मोल पर कैलोरी, करेक्ट। उसको बोलना था कि एमकेएस यूनिट में ये वैल्यू है, सारे वैल्यूज थोड़ी हो जाएंगे, सारे वैल्यूज तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। एक अगर सर एक ही वैल्यू अगर देते तो डिफरेंट यूनिट्स कैसे होता? हाँ नहीं, आप एक ही वैल्यू अगर देते ना, ऐसे आप लिखते वहां पर वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन एमकेएस यूनिट्स द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अगर आप ऐसे लिखते तो मैं कहता हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। ओके ओके हाँ अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 तो पूछा है किसी ने, लेकिन पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया यार, वो तो मतलब बगैर 57 58 के 59 कैसे करूंगा। 59 में गिवन है द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्स इज, अच्छा आपने 57 सॉल्व किया, एक्स और वाई और जेड का Yes, वैल्यू sir. बताओ कितना कितना आ रहा। करेक्ट। एक्स कितना आता है, सर 20 ग्राम। वाई 10 ग्राम्स, और जेड 5 ग्राम्स। मेरे ख्याल से तुमने इसलिए उसका आधा किया तो मैंने कर ही दिया, मैंने कहा चलो ऐसे ही होगा कुछ। उसने पूछा फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ द गैस, इसमें अपन को मोल्स गिवन है ना, इनके मोल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऐसे कैलकुलेट करना, सर नहीं दिया है मोल्स। तो नहीं दिए मोल्स, तो अपन एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। हम लोग आइडियल गैस से सर भी वो फर्स्ट और थर्ड फार्मूला है ना जो सर मोल्स PV कैलकुलेट करने इक्वल का, टू वो NRT इक्वेट हो से जाएगा। तो उससे आ रहा है ये, हाँ सर, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास इक्वल टू 25/22.4। अच्छा तो मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ठीक है ना, फिर आ गया ना एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये तो फॉर्मूला होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। सर आइडियल गैस भी कर सकते हैं। आइडियल गैस मतलब P फिजिकल टू एनआरटी। हाँ सर। अब बोलो, तो कैलकुलेट कर सकते हो या मैं कैलकुलेट कर दूं, मैं पूरा कंप्रेंशन पढ़ूंगा, फिर मैंने शॉर्ट में आपसे ऐसे पूछ लिया इसलिए, अगर तुम बोलोगे नहीं सर बता ही दो तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आंसर आया है। आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार 60 बता दूं फिर अपन ये भी कर लेंगे। 60 में मुझे गिवन है, देखो मैं 60 बता देता हूं, फिर इसको अपन टाइम है अपने पास, अपन आराम से पढ़ लेंगे इसको, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताना ना तो बता देंगे। फिर 60 वाले में आपको ये यूज करना है, मुझे एवरेज मास गिवन है, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं ना,
कॉलम 1 में एटॉमिक मास है, परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप, मतलब इन दोनों में से जो हेवियर है उसका परसेंटेज होता है। ठीक है भाई, तो टोटल परसेंट तो 100 होगा ना, तो एक को x ले लेते हैं, दूसरे को 100 माइनस x ले लेते हैं। आइसोटोप 1 मतलब A1 है, और एवरेज मास मुझे गिवन है Z, ये वैल्यू गिवन है A के लिए Z, और जो आइसोटोप 1 है वो Z1 है, Z माइनस 1 है, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 100 कर लेता हूं, एंड दिस विल बी इक्वल टू Z प्लस 3 है, Z प्लस 3 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस x डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब ये Z माइनस 1 है, ये Z प्लस 3 है, मतलब ये हेवियर आइसोटोप है और ये लाइटर आइसोटोप है। आप x कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि Z कैंसिल हो जाना। 100Z विल बी इक्वल टू ZX माइनस x प्लस, उधर अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100Z इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दैट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिखूंगा दैट इज 100Z माइनस ZX प्लस 300 माइनस 3x, ये लो भाई 100Z तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, बाकी x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो अपन को पता चल जाएगा कि विच इज हेवियर आइसोटोप। जो x का वैल्यू आएगा वही परसेंटेज कर लोगे। सर पूछना है सर, इसमें अगर समझो हम लोग z को कौन सा वैल्यू ऐसे असाइन कर देते हैं और फिर ट्रायल करके फिर आंसर आता है, तो करेक्ट आंसर आता है तो चलता है। मतलब तुम चाहते हो सर मेरी तरफ से मैं z को 10 ले लेता हूँ, इसको -9 ले लूंगा, इसको मैं 13 ले लूंगा। हाँ सर वही करेक्ट है ना, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। करेक्ट हो जाएगा सबसे। सर आप वो सेंटेंस का मतलब समझा सकते हो, जो परसेंट बाय मास डिपेंड ऑन z। परसेंटेज बाय मास डिपेंड ऑन z, परसेंटेज ऑफ मास डिपेंड बाय z ना, तो ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे ना अपन, क्या प्रॉब्लम। सर मतलब वो सेंटेंस समझा नहीं। 70% बाय मास 50%, अच्छा ओके ओके, ऊपर लिखा ना अपने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ हेवियर आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ मास डिपेंड ऑन z। देख अगर इसमें z पे डिपेंड करेगा परसेंटेज बाय मास, मतलब सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई z का वैल्यू अगर जो है इसमें z-1 है, इसमें z-2 है, तो अगर ये परसेंटेज बाय मास डिपेंड ऑन z, तो इसमें तो z के वैल्यू पर डिपेंड, इधर कैंसिल हो जा रहा है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ मास विल डिपेंड ऑन z, वी कैन राइट उस टाइप से वो कैंसिल नहीं हो रहा होगा उसमें। देखो एक बार, उसमें कैंसिल नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि जैसे वैल्यूज है ना अपने पास, सी में वो आर का वैल्यू नहीं आ रहा होगा, बाकी सब में तो डिपेंड कर रहा है ना जेड के परसेंटेज, क्योंकि सी में सारे के सारे जो वैल्यूज है ना वो अपन में यहाँ माइनस प्लस नहीं दे रखे हैं, उन्होंने लिखे हुए टाइम्स जेड, और मतलब ऐसे ना, जैसे हेवियर आइसोटोप जेड, हेवियर आइसोटोप दो आइसोटोप है ना, तो इनमें से एक जेड है और एक 3z है, मतलब एक 3 टाइम्स है, तो 1:3 का रेशियो है, तो फिर अपन क्यों कहेंगे परसेंटेज पर डिपेंड। तो कैलकुलेट आंसर गिवन है अपन में, सी वाले में आर नहीं आना चाहिए, बाकी सब में आर आएगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन जेड ना, क्योंकि जेड -1 है और जेड +3 है, तो प्लस माइनस होगा इसमें। और बी में आ रहा है ए 25% हैवियर मोल है ना, तो ए वही बोला ना आपने। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर बताओ एक्स का सर वैल्यू वो कितना है? आर वाले बोलो। एक्स का 75% है। इसमें एक्स का 75% ये वैल्यू आ रही है, तो अपन कहेंगे इसमें ना जो एक्स अपन ने लिया हेवियर था, का 25 हो गया।
हाँ तो फिर हैवियर वाले का 25% आ गया, तो अपन कहेंगे इसका मतलब हुआ कि इसमें P का वैल्यू आएगा 25% बाय मोल्स हैवियर वाला, तो हैवियर वाला इसमें 20% बाय मोल्स आ रहा है, एंड परसेंटेज बाय मास डिपेंड्स ऑन Z। अगर Z का वैल्यू, ये जो Z का वैल्यू अगर अपन चेंज करेंगे, अगर जैसे तुमने कहा ना कि इसको अपन सपोज मैं सर 10 ले लूं, तो परसेंटेज अपना 25 और 75% आ रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू सपोज 13 ले लूं, तो 75 और 35, फिर अपन इसको ऐसे ले लेना, क्योंकि अगर अपन ने इसका फिर भी 10 लिया और अपन ने कहा देखो यहां पर जो Z है ना वो Z है, और यहाँ इसका 3 टाइम्स Z है, तो 3 टाइम्स Z है, तो सीधा सीधा रेशियो डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो भाई इसको लाइट रहा, इसको Z ले लो, उसको 3Z ले लो, और टोटल हो गया Z, तो दोनों का मिला के तो सीधा सीधा अपन Z पे परसेंटेज थोड़ी डिपेंड करेगा। आप इसको कितना ले लोगे, Z डिवाइडेड बाय 4, 1/4 ले लो, उसको 3/4 ले लो, हो गया। तो परसेंटेज बाय मास डिपेंड ऑन Z, तो वो Z पे कैसे डिपेंड करेगा, वो कैलकुलेशन करोगे ना एक बार, तो डिटेल कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको कंपैरिजन से साफ साफ दिखेगा उसमें कि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें हैवियर आइसोटोप अपने पास क्या आ गया 25%, और इसमें अपन कहेंगे ऑब्वियसली बात है इनके परसेंटेज Z के वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। अब 25%, तो इसमें जो Z है तो इसका परसेंटेज अपन कहेंगे कि भाई जैसे अपन लिखेंगे X का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, ये तो अपन ने Z लिखा, कितना 10 लिया था, तो 9 वैल्यू जो आ रहा है 9 वाला जो है वो जो है वो 20 अपने पास 75%, और इधर आएगा 10 लिया अपन ने तो 10 + 3 13 जो है वो 25%। तो Z पे डिपेंड कर रहा है परसेंटेज ऑफ मास, Z के वैल्यू पे। अगर यही चीज अपन एक बार सॉल्व करें जैसे C के लिए, C के लिए अपन को गिवन है एवरेज इज 2Z इज इक्वल टू अपन कहेंगे दैट इज Z अपन को गिवन है, सो Z into X by 100 प्लस 3Z into 100 minus X by 100, ये लिख लेते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे दैट इज 200Z विल बी इक्वल टू ZX, प्लस इधर लिखूंगा 3Z100 3ZX, ये आ रहा है 3ZX आ रहा ना अपने पास, इधर जैसे 3ZX अपने पास ऐसे कुछ नहीं आ रहा था ना। अब इधर अपन क्या करेंगे, अगर अपन चेक करेंगे तो इधर कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये तो 3Z100 आ रहा था ना, तो इधर 200Z है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें X कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई देख इसको इधर लेके आ, तो इसको इधर और इसको इधर लेके आ, तो 3ZX प्लस माइनस ZX इज इक्वल टू आएगा 3Z200, 3Z100 था है 3Z into 100 Z300 है ना, तो अपने पास ये था Z into 300, और इधर लेके आऊंगा तो -200, इसको उधर लेके, तो अपने पास ये आया 2ZX इज इक्वल टू मेरे पास आया Z100 से, सर यहाँ पे 50-50 का लगेगा, तो 50-50 आ गया। तो अब आप कोई भी मिक्स करोगे ना तो इसमें तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि वो तो ये देखो मतलब इसमें तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, 50-50% है, तो अपन लिखेंगे x विल बी इक्वल टू 100/2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 50%। अब अगर 50% है इन दोनों, इसमें तो 50% आ गया, तो परसेंटेज हमेशा 50-50% रहेगा ना, फिर तो इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 11 और 12 दो आइसोटोप हैं, ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है, तो अपन कहेंगे Z का वैल्यू, इनका वैल्यू कोई भी ले लो, हमेशा एवरेज कैलकुलेट करके बता दो, मतलब ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कोई भी ले लो। तो वो कैलकुलेशन से ही अपन बताएंगे, अगर 50-50% आ गया तो अपन इंडिपेंडेंट बता देंगे, और 50-50% नहीं आया तो, और तो इसमें जो भी अपन R का वैल्यू लिखेंगे, R अगर अपन लिखेंगे तो किसके साथ लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिसमें 50% आ रहा,
राइट। तो बता देंगे भाई सर पर जो बी वाला पार्ट है उसमें भी 50-50% आ रहा है, तो फिर उसका आंसर क्यू और आर दोनों क्यों लेकिन है? प्लस और माइनस आ रहा ना उसमें, क्यू और आर दोनों लिखेंगे ना 50% आ रहा है उसमें भी क्यू और आर दोनों लिखेंगे ना अगर 50% आ रहा है सर फिर सी में बस 50% बाय मोल्स ही लिखेंगे बस। सर, पर इधर और एक दिया है, एस भी दिया है। ई में आर और क्यू भी आएगा ना? इसमें एस भी दिया है सी में। यस सर, क्यू और एस 75% बाय मास। 75% बाय मास भी दिया है क्यू और एस। हाँ सर, जब मैंने वैल्यू डाला तो उसमें 50-50% का भी आ रहा था। अच्छा, क्यू और आर 50% भी है, 75% बाय मास भी है। अरे अरे, तो सही तो आ रहा है। आप ऊपर देखो ना, 25% बाय मोल्स, 50% बाय मोल्स, 75% बाय मास गिवन है। हेवियर आइसोटोप, ये वाला हेवियर आइसोटोप था, तो इसके कंपैरिजन में मास तो इसका 75% होगा ना। 75% बाय मोल्स हाँ नहीं गिवन है। पहले तो मैंने सोचा सब मोल्स में गिवन है, एक ही परसेंटेज बाय मास है, तो मैंने आपको मेथड कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया और छोड़ दिया, लो भाई मेथड करने कैलकुलेट करने का तरीका है, लेकिन वो 75% बाय मास पूछ रहा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो z का वैल्यू होगा इसमें क्या आ जाएगा, इसका 3 टाइम्स है, इसका ये 3 टाइम्स है, तो ये बाय मास। अगर ये लाइटर आइसोटोप z है तो ऑब्वियस सी बात है हेवियर आइसोटोप 3z है, तो 75% और 25% बाय मास है। तो बाय मास बताऊंगा ना, जिसमें भी मतलब ये वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके और चेक करेंगे ना, 75% बाय मास बताएंगे ना क्या प्रॉब्लम एस वाला, वो तो मास के टर्म सर में तो पूछ ऐसे रहा ही है। अगर बी वाले ऑप्शन में जो सेकंड आइसोटोप है वो Z+3 की जगह 3Z+3 होता, तो उसमें Q और S दोनों आता। बिल्कुल बिल्कुल आते है ना। तो अपन वो कैलकुलेट करके, आप तो कैलकुलेट कर लो और परसेंटेज बता दो। परसेंटेज में मास एक बार अपन को ये वैल्यूज दिखेगा तो इसी रेशियो से बता देंगे, अगर 1:3 का रेशियो है तो। जैसे पहला वाला है 75% बाय मास, लिखेंगे क्या उसमें, हेवियर आइसोटोप। पहले वाले में अपने पास ये 75% आ रहा था, दूसरा 25% आ रहा था, तो बताओ पहले बट वाले वो में बाय मोल्स था और थर्ड वाले में बाय मास है। हाँ, ये x जो है अपन ने मोल्स ले रखे हैं कि भाई ये कितने मोल परसेंट है इसके, तो बिल्कुल बेटा उसमें बाय मास पूछा है तो अपन बाय मास नहीं कहेंगे, बाय मास तो अपन ये कहेंगे कि इन दोनों में रेशियो आना चाहिए तब अपन। यस सर, अंडरस्टूड। सर समझा समझा। ठीक है। अच्छा, वो 75% मैंने भी मास को नहीं देखा, मैंने सोचा कि मतलब उसमें ना मोल्स गिवन है, तो मुझे लगा अरे 50% मोल्स भी आ रहा है और 75% मोल्स भी आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। सर इतना कैलकुलेशन में से अच्छा हम लोग जो z शुरू को में कोई भी शुरू में वैल्यू असाइन नहीं, शुरू में तो कर। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब z को कोई वैल्यू असाइन करके वही कैलकुलेशन। कर सकते हैं, मतलब फिर अपन 10 टाइप का कुछ असाइन करेंगे ताकि वो कैलकुलेशन में अपन को गड़बड़ ना करे। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं अपन, तो आपके पास एक वेसल गिवन है, इसमें वेसल कंटेंट 25 लीटर्स है, 25 लीटर्स है इसका वॉल्यूम, 20 ग्राम ऑफ आइडियल गैस x इज इक्वल टू 20 ग्राम, टेम्परेचर अपन को 300 ग्राम और प्रेशर एक्साइटेड बाय प्रेशर इसका 1 atmosphere। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना है, तो PV इज इक्वल टू W बाय MR। प्रेशर कितना गिवन है अपन को 1, वॉल्यूम अपन को गिवन है 25 और W अपन को गिवन है 20 और मॉलिक्यूलर मास M है और R हो गया 1/12 into 300। This is 25, so I got that molecular mass of X is equal to 20.
आपने मुझसे कहा 20 ग्राम ऑफ गैस Y इज एडेड इन द वेसल, मैंने इसमें 20 ग्राम ऑफ Y ऐड किया, ठीक है। अपन ने इसमें 20 ग्राम ऑफ Y इज एडेड इन द वेसल, कीपिंग द सेम टेम्परेचर, टोटल एटमॉस्फेयर बिकम्स 3, इसका P टोटल हो जाता है 3, तो 1 पहले से था, मतलब प्रेशर ऑफ Y इज इक्वल टू 2। फिर से लगा देता हूं, PV इज इक्वल टू W बाई MRT, है ना। तो इसमें प्रेशर तो 2 हो गया, वॉल्यूम 25 ही रहेगा, W हो गया अपने पास कितना, वो तो 20 ग्राम है, M मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, M बाय R हो गया, ये RT 25 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, M बाय इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये आगे बोल रहा है टोटल प्रेशर बिकम 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अपॉन एडिशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ, अब इसी में मैंने क्या किया, वापस 20 ग्राम ऑफ Z ऐड, मैंने इसमें 20 ग्राम ऑफ Z, द प्रेशर बिकम 7 एटमॉस्फेयर, ये 7 एटमॉस्फेयर, 7 हो गया, तो 3 से 7 मतलब प्रेशर ऑफ Z इज इक्वल टू 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, P ऑफ Z विल वॉल्यूम इज इक्वल टू W बाय M ऑफ Z इज इक्वल टू R, ठीक है भाई। तो ये तो अपन को 4 गिवन है, वॉल्यूम 25 है, W अपन को 20 गिवन है, MZ आ गया अपने पास, और RT तो 25 है, तो ये और ये कैंसिल कर, तो MZ मेरे पास 5 आ गया, ये तो तुम लोग बता ही रहे थे कि इतना इतना आ गया सर। अब मोलर मास ऑफ X आ गया, गैस Y इज लाइटर देन X, तो Y इज लाइटर देन, वो सब आ गया। फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस X, Y एंड Z। अब देखो सभी के मोल्स तो पता है अपन को, इसके मोल्स अब गिवन तो थे, अपन को क्या करना था, मुझे इसी में से चेक कर लेते भाई, मोलर का मास गिवन है, वेट गिवन है, N इक्वल टू 1 मोल, वेट 20 है, मॉलिक्यूलर मास 20 आ रहा है 1, Y की बात कर लेता हूं, 20 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास 10 2, वेट आपने 20 ग्राम ऐड किया था और मॉलिक्यूलर मास 5, तो इसके आगे मतलब कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास 5, 20 था तो 4, ठीक है। तो M एवरेज कैलकुलेट कर लो। अब A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, X इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ X इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y that is equal to 2 upon 1 plus 2 plus 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ Z इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ये है X1 X2 X3, 4 upon 1 plus 2 plus 4, लो भाई ये तो अपना 20 आ रहा था, ये हो जाएगा 1/7 प्लस ये अपना 10 आ रहा था, ये हो जाएगा 2/7, और ये अपना 5 आ रहा था, और ये हो जाएगा 4/7। लो भाई आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। सर एक और वे से कर सकते हैं इसे, हाँ उसके करने के काफी सारे तरीके होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो PV इक्वल टू NRT में अगर हम N में 60 ग्राम डिवाइडेड बाय X डाल दें और X मास है, चलेगा, वही आंसर आता है उसका, ऐसे आंसर वही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब बंद करते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 26 भी पूछ रहे हैं, कोई देख ही लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स इज गिवन टू अस, उसको mm ऑफ Hg में लिख दो। हाँ ये कौन सी बात, प्रेशर इज इक्वल टू 0.61 किलो पास्कल गिवन है, इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में लिखना है तो ठीक है, 101325 पास्कल इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो बताओ ये 0.61 किलो पास्कल का मतलब हो गया 0.61 इंटू 1000 पास्कल हो गया, तो 610 पास्कल कितना होगा, तो 760 डिवाइड बाय 101325 मल्टीप्लाई बाय 610, लो भैया ये आपका आंसर, कैलकुलेट कर दो। ये क्वेश्चन 26 था, और यहाँ आपका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म हो गया। वापस एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कोई डाउट होगा तो बताना, नेक्स्ट टाइम अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, काफी हो गया, चलो भाई Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू।